जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज का वीडियो है हमने तीनों अवस्थाओं को क्या क्या कहते हैं इस बात को एक ही वीडियो में समाहित कर लिया है। शैशव अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है और किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। यानी बहुत लिमिटेड प्रश्न है इस वीडियो में, मात्र 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न में हमने तीनों अवस्थाओं में क्या क्या कहा जाता है इन प्रश्नों को समाहित किया है और जो अन्य 3 प्रश्न हैं उनमें उन तीनों अवस्थाओं के गुण और विशेषताओं को समाहित किया है। अगर आपको ये सारा अच्छे से याद हो जाएगा तो आप तीनों अवस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। शैशव अवस्था को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है शैशव अवस्था के बारे में। तो देखो, शैशव अवस्था को कहा जाता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है हमारे जीवन का शैशव अवस्था। दूसरा है सीखने की आधारशिला, यानी सीखने का आधार काल। ये जो समय है वो सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावी जीवन की आधारशिला, शैशव अवस्था में ही हमारे आने वाले जीवन की आधारशिला रख दी जाती है। यानी यहीं से हमारे जीवन का आधार शुरू हो जाता है कि किस प्रकार का हमारा जीवन बनेगा, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से बालक का पालन पोषण होता है, जो सिखाया जाता है वही आगे चलकर हमें देखने को मिलता है। चौथा है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु से अर्थ है कि इस उम्र में बच्चा खिलौनों से बहुत खेलता है। जितने भी खिलौने लाकर देने हैं बच्चे को 5-6 वर्ष की आयु में लाकर देने चाहिए और बच्चा खिलौनों के प्रति बहुत आकर्षित होता है। इसीलिए खिलौनों की आयु शैशव अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद है अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखो, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ही अवस्थाओं में इसके बारे में बताया जाएगा। जो शैशव अवस्था है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। इसी तरह से जो बाल्यावस्था आएगी वो मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था होगी और किशोरावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि अतार्किक क्या होता है। तो इस समय जो बच्चा होता है वो चिंतन करने की अवस्था में नहीं होता है, अर्थात वह बहुत अधिक अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर उसे कुछ अच्छा लगता है वो भी क्षणिक होता है और बुरा लगता है वो भी क्षणिक होता है, यानी थोड़ी देर में वो अच्छे या बुरे को भूल जाता है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है। तो बाल्यावस्था के बारे में हमने देखा भी था पिछले वीडियो में भी, कुछ चीज़ें तो आ गई थी सामने और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आएगी। हमें सारा पता चल जाएगा कि शैशव अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है और उन्हें इन नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो सबसे पहला है निर्माणकारी काल। जो बाल्यावस्था होती है वो निर्माणकारी काल होती है, यानी बालक के जो विकास का निर्माण है इस अवस्था में बहुत अधिक होता है, क्योंकि बालक सामाजिकरण की क्षेत्र में प्रवेश करता है, खेलता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है। और जो बचपन का समय है, बाल्यावस्था का समय है, वो हमारे जीवन का बड़ा ही अनोखा समय होता है, इसलिए इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहता है, क्योंकि बच्चा कल्पना में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो बहुत झूठ सच सब मिलाकर बातें करते रहते हैं, तो इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वैचारिक क्रिया अवस्था भी होती है। बच्चा कुछ विचार करने लगता है, जैसा कि शैशव अवस्था में कहा कि अतार्किक चिंतन, यानी बहुत अधिक नहीं सोच पाता है। जो प्रत्यक्ष स्थिति होती है उसी के अनुसार बच्चे को अच्छा या बुरा लगता है और थोड़ी देर में उन चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन इस उम्र में आते आते बच्चा हर बात पे, हर चीज़ पे, यानी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी उसके दिमाग में आता है उस पर थोड़ा विचार करने लगता है, तो वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। बच्चों में प्रतिद्वंद्विता की भावना आने लगती है समाज में रहकर, यानी समाज उनका कैसा, जो बच्चों का ग्रुप होता है उसमें प्रतिद्वंद्विता की भावना भी शुरू हो जाती है। और गैंग एज या टोली दल, यानी बच्चा गैंग बनाकर खेलता है, समुदाय में खेलता है, समूह में खेलता है, टोली में खेलता है, दल में खेलता है, इसलिए इसको
गैंग एज या टोली दल भी कहा जाता है। आगे है मूर्त चिंतन की अवस्था। जैसा पहले आया शैशव अवस्था को कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था को कहा जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था। जबकि किशोर अवस्था को कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये हमें ध्यान रखना है तीनों अवस्थाओं का। इसीलिए हमने इस प्रकार का वीडियो बनाया है जिससे तीनों की स्थिति हमें पता हो और तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में क्या क्या कहा जाता है वो एक ही साथ एक ही वीडियो में समाहित किया है। तो ये तीनों में अंतर है, तीनों काल में किस में क्या कहा जाता है ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ हम अंतर को देखेंगे। जबकि बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। यहाँ अंतर यह है कि शैशव अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है, बहुत अधिक खिलौनों से खेलता है, जबकि खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है क्योंकि बालक इस अवस्था में सब प्रकार के खेल खेलता है। यहाँ खिलौनों से ही नहीं, सब प्रकार के बिना खिलौने से घर के अंदर घर के बाहर सभी प्रकार के खेल खेलता है। और परिभाषा भी आई है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है, यानी कि जो 10 वर्ष का बालक है वो ऐसा कोई खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता। तो ये अंतर भी हमें ध्यान रखना है कि शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है जबकि बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। अगला है किशोरावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बहुत कम प्रश्न है लेकिन हर प्रश्न में उसकी अवस्था के बारे में संपूर्ण विवरण है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोर अवस्था में ये सबसे कठिन काल माना जाता है क्योंकि इस समय में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, पढ़ाई को लेकर, घर के प्रति भी, समाज के प्रति भी कई अपेक्षाएं होती है। इसलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है और यही जीवन का स्वर्ण काल भी माना जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्वतंत्र समझता है अपने आप को और अपने मन की करना चाहता है। यही वसंत ऋतु भी कहा जाता है। समस्याओं की आयु भी इसी को कहा जाता है क्योंकि इसी एज में खुशियाँ भी है तो कुछ समस्याएं भी है, इसलिए समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। अब आता है तार्किक चिंतन की अवस्था। जैसा कि पहले बताया, शैशव अवस्था में अतार्किक चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था में मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था और किशोरावस्था में कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। तो यह तो प्रश्न थे कि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्थाओं को किन किन नामों से जाना जाता है। अब हमारे अगले जो प्रश्न होंगे उसमें सभी अवस्थाओं के विशेषताएं एवं गुण के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैशव अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं या गुण होते हैं। अतार्किक चिंतन, ये विशेष गुण है कि उसमें तार्किक यानी तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। विशेषताएं या गुण में वो सभी चीज़ें आती हैं जो उसमें विशेष रूप से उसकी जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, या अच्छी या बुरी जिस भी प्रकार की प्रकृति होती है वह उसकी विशेषताएं मानी जाती है। दूसरा है शारीरिक व मानसिक विकास तेज गति से। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उनके विकास के बारे में या किसी और के बारे में जो तुलनात्मक रूप से पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्थाओं में क्या होता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास की जो गति होती है वो बहुत तेज किस अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में। अगला है जिज्ञासा प्रवृत्ति एवं कल्पना लोक में विचरण। जो इस विशेषता का गुण है शैशव अवस्था का, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वो कल्पना लोक में भी विचरण करने लगता है, यानी कल्पना करने लगता है, अपनी ही रंगीन दुनिया की वो कल्पना करता है। अनुकरण की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्थाओं में बच्चा कैसे सीखता है?
अनुकरण की प्रवृत्ति से और दोहरान की प्रवृत्ति से। यानी जैसा वो बड़ों को करते देखता है वैसा ही वो दोहराता है और उसका अनुकरण करता है। दूसरों पर निर्भर, इस उम्र में बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, वह सभी काम स्वयं नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो अगली प्रवृत्ति है, अगली विशेषता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वार्थी प्रवृत्ति होती है इतने छोटे बच्चों की। स्वप्रेमी होता है, आत्म प्रेमी होता है, स्वमोह, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। तो ये वह प्रवृत्ति है जिसमें बच्चा सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अगर दूसरों का भी खिलौना है तो उसे अपना समझता है और अपना बताता है, स्वयं लेना चाहता है। तो इसी को कहते हैं स्वप्रेम, स्वमोह या आत्म प्रेम या स्वार्थी प्रवृत्ति। इसी प्रकार से मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती है बच्चों की, वो व्यवहार इस अवस्था में अधिक देखने को मिलता है। सारे संवेग देखने को मिल जाते हैं। संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, जो बालक है वो सीखता है संवेदनाओं के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। इस समय बच्चा अपने हाथ, पैर, नेत्र इनको अधिक प्रयोग करता है और इसी के माध्यम से बालक सीखता है। भावी जीवन की संवेगों की तीव्र प्रधानता नियंत्रण से बाहर, इस अवस्था में, शैशव अवस्था में भावी जीवन की प्रधानता, यानी बच्चे को जिस प्रकार से शिक्षित किया जाता है उसका भविष्य उसी प्रकार का होता है। संवेगों की प्रधानता होती है, जैसा कि ऊपर आया मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में जो 14 मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग है वो अधिक देखने को मिलते हैं और नियंत्रण से बाहर होते हैं। ये जो सारे संवेग हैं नियंत्रण से बाहर होते हैं। बिना बात के रोना, बिना बात के हंसना, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो शैशव अवस्था में अधिक देखने को मिलती है। अगला है बाल्यावस्था में बालक में क्या क्या गुण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। देखो, पहले हमने देखा शैशव अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास की गति तेज होती है, जबकि बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास की जो गति है उसमें स्थिरता होती है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है और प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं जिसमें तीनों अवस्थाओं में कुछ डिफरेंस होता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, कभी गलत अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे बच्चे में क्या विकास होगा तेज, थोड़ा बड़ा होने के बाद होगा, पर नहीं, ये गलत है। जो शारीरिक व मानसिक विकास है वो बाल्यावस्था में स्थिर रहता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। उसकी जो गति है विकास की वो धीमी होती है, जबकि शारीरिक व मानसिक विकास की गति तेज होती है शैशव अवस्था में, क्योंकि हर 6 महीने बाद ही बच्चों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दूसरा है जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। वहाँ भी जिज्ञासा प्रवृत्ति थी शैशव अवस्था में भी, लेकिन अगर जिज्ञासा प्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न आए तो हमें ध्यान रखता है सबसे अधिक जिज्ञासु बालक होता है बाल्यावस्था में, बहुत अधिक प्रबल होती है उनकी जिज्ञासा। तो ये भी अंतर हमें ध्यान रखना है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, यानी सत्य पर आधारित दृष्टिकोण होता है बच्चे का, और रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, यानी हर कुछ जो बच्चा देखता है वो हर संभव उस कार्य को करने का प्रयास करता है। तो यह है उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति, और सत्य पर आधारित दृष्टिकोण यह है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस उम्र में बच्चे की संग्रह करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। अगर हम देखें तो बच्चों के खिलौनों के साथ साथ उनके खिलौनों में शामिल अनेक ऐसी घरेलू सामग्री भी उपलब्ध होगी जिसे वो अपना खेल का सामान समझता है, तो वह संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसी उम्र में बच्चों में आदत पड़ती है चोरी करने या झूठ बोलने की, क्योंकि बच्चा अगर किसी को ऐसा करता देख लेता है और उसमें उसको अपना फ़ायदा नज़र आता है तो बच्चा उसी प्रकार से सीख जाता है। लेकिन हमारी परवरिश में अगर उन बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना है, हम उनको समय पे अगर इस तरह का कार्य करते रोकेंगे तो वो मान भी जाते हैं। तो इस समय में चोरी करने और झूठ बोलने का भी अधिक डर होता है। आगे देखते हैं निरुद्देश्य भ्रमण। इस समय जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, इस समय बच्चा अंदर बाहर खेलता बहुत अधिक है, इसलिए वो घर के बाहर भी बहुत अधिक भ्रमण करता हुआ पाया जाता है।
7वें नंबर पे है प्रतिस्पर्धा की भावना। बच्चों में इस उम्र में होड़ की भावना भी होती है। दौड़ लगाने में और किसी कार्य में वह अपने आप को सबसे आगे देखना चाहता है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना भी बाल्यावस्था में अधिक होती है। भाई बहनों से झगड़ा भी इसी उम्र में बहुत अधिक करते हैं एवं प्रशंसा पाने की भी इच्छा रहती है, यानी मैं सबसे अच्छा, इस प्रकार की उनके अंदर भावना होती है। संवेगों पर नियंत्रण, शैशव अवस्था में बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहता है संवेगों पर, परंतु बाल्यावस्था में धीरे धीरे संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, बालक घर के बाहर भी खेलने लगता है, इसलिए उसमें थोड़ी सामाजिक भावना आने लगती है और नैतिक भावना का भी विकास होता है। इसके अतिरिक्त समलिंगीय समूह भावना, इस उम्र में बच्चा अपने लिंग के समूह में ही खेलना अधिक पसंद करता है। लड़के लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ एवं लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना अधिक पसंद करती है। उसके बाद है नेता बनने की इच्छा, ये बहुत प्रबल प्रवृत्ति होती है बच्चों में। जो बच्चों की टीम होती है उसमें सब अपने आप को लीडर समझना चाहते हैं और अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, तो ये भावना बहुत प्रबल होती है। बाल्यावस्था का अन्य गुण है भाषा का विकास व खेल में रुचि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अधिक बच्चों के साथ और अधिक लोगों के संपर्क में आता है, इसलिए उसकी भाषा में भी विकास होता है और खेल में भी बच्चा इस उम्र में अधिक रुचि दिखाता है। तो ये थे बाल्यावस्था से संबंधित गुण। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न में किशोरावस्था में किन किन गुणों की विशेषता पाई जाती है। तो किशोरावस्था के बारे में हम देख लेते हैं। किशोरावस्था में बालक का चहुमुखी विकास होता है। इस उम्र में बालक का चहुमुखी विकास होता है। केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक, मतलब सभी प्रकार का विकास है वो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, तो ध्यान रखना है हमें, बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। तर्क वितर्क की शक्ति, चिंतन मनन इत्यादि, ये सब किशोरावस्था में पाए जाने वाले गुण हैं। तर्क वितर्क करता है बालक इस उम्र में और चिंतन मनन भी करता है। कोई भी बात होती है तो उसके बारे में वो सोचना भी शुरू करता है, यानी बहुत अधिक सोचने लगता है इस उम्र में। इसके अतिरिक्त वीर पूजा की प्रवृत्ति, जो किशोरावस्था है उसमें वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ वीर पूजा से अर्थ है कि वह किसी न किसी ऐसे शख्स को जिसके जैसा वो बनना चाहता है आदर्श बना लेता है, यानी किसी व्यक्तित्व के पद चिन्हों पर वो चलना चाहता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई फिल्मी हीरो हो या कोई विद्वान हो, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होता है और उसके प्रति आकर्षित होने के कारण उसके जैसा बनने की उसमें भावना होती है। तो ये आदर्श बनाने वाली बात है कि वो अपना आदर्श, अपना आइडियल किसी को बना लेता है। इसके अतिरिक्त कल्पना का बाहुल्य, इस उम्र में कल्पना का बाहुल्य है। देखो कल्पना हमने देखा शैशवावस्था और या बाल्यावस्था में भी कल्पना की बात की गई थी, लेकिन यहाँ बाहुल्य पाया जाता है किशोरावस्था में, यानी कल्पना सबसे अधिक किस उम्र में की जाती है? किशोरावस्था में। उसके बाद देखते हैं आत्मसम्मान का महत्व। इस उम्र में बालक में आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है, वो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचते नहीं देख सकता। समायोजन का अभाव, किशोरावस्था में समायोजन का अभाव पाया जाता है, जबकि बाल्यावस्था में सामाजिकरण का मतलब सामाजिकरण की भावना पैदा होती है। इस उम्र में समायोजन कम कर पाता है बालक, तो अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की स्थिति। किशोर मानसिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहता है, अगर उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा बनता है तो वह विद्रोह करने लगता है, अर्थात विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। कब? जब उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न करे। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता। बाल्यावस्था में हमने देखा संवेगों में स्थिरता आने लगती है, यहाँ संवेगों में परिपक्वता आ चुकी होती है, यानी हर संवेग पर वो नियंत्रण
अच्छे से कर पाता है। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। इस उम्र में बालक में समाज सेवा व देशभक्ति की भावना भी उत्पन्न होती है। नेतृत्व का विकास, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। नेतृत्व का विकास और अधिक किशोरावस्था में हो जाता है और आत्मनिर्भर बनने की भी भावना प्रबल होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा उसमें प्रबल होती है। वो सोचना शुरू कर देता है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है। अमूर्त चिंतन की योग्यता। इस उम्र में अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, हाँ अमूर्त की होगी, क्योंकि बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन करता है। जो पहले आया था अतार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, और यह है अमूर्त चिंतन। तो इसे हम तार्किक योग्यता भी कह सकते हैं या अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में होता है। तो ये तीनों अवस्थाओं का दिया हुआ है, तो और हमें ध्यान भी रखना है कि तीनों अवस्थाओं में चिंतन के बारे में क्या क्या कहा गया है और किस प्रकार का चिंतन बालक कौन सी अवस्था में करता है। आगे है व्यवसाय चुनाव की चिंता। इस समय बालक में ये भावना, ये इच्छा प्रबल होती है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है और किस क्षेत्र में बनना है, यानी मुझे आगे चलकर क्या बनना है, यानी व्यवसाय की या किसी भी प्रकार की सरकारी की नौकरी में जाना या किसी प्रकार का व्यवसाय करना। इस प्रकार के चुनाव की चिंता भी बालक में उत्पन्न हो जाती है। काम प्रवृत्ति की अधिकता। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। तो ये थे तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार के गुण होते हैं और कौन सी विशेषताएं होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, ये सब हमने इस वीडियो में बताया। इससे आपको आगे प्रश्नों को जो हल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनको आप अच्छे से याद रखें, और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को आप दोबारा चला करके इन सभी को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आगे जो वीडियो होंगे उनमें इन तीनों से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो के अंदर छुपा होगा। बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है, कौन सी अवस्था में कौन सी प्रवृत्ति होती है, कौन सा गुण होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से याद करें, अच्छे से याद रख लें। इसमें एक बात और है कि प्रत्येक अवस्थाओं को दो दो भागों में भी बांटा गया है। जैसे शैशव अवस्था है तो इसे भी पूर्व शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था, तो कुछ गुणों में अंतर आता है उन दोनों भागों में, पूर्व में और उत्तर में। तो उन चीज़ों को भी प्रश्नों के साथ आपको समझा दिया जाएगा और उस अंतर को बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी